अस्सलामुअलैकुम जी अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं। आज एलएलबी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग, एक मज़ेदार और बड़ा हेल्पिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आजकल स्टूडेंट्स के पेपर होने जा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो तैयारी में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। एलएलबी पार्ट 3 के कुछ स्टूडेंट्स की ख्वाहिश के ऊपर कुछ बच्चों ने कॉल्स और मैसेज करके मुझे कहा था कि आप इस पर लाजमी जो है वो अपना लेक्चर जो है रिकॉर्ड करवाएँ। तो आज मैं आपके लिए एक जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो लॉ ऑफ टॉट एंड ईजमेंट है। लॉ ऑफ टॉट एंड ईजमेंट एलएलबी पार्ट 3 का 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट की पार्टीशन कर दूँ, इस सब्जेक्ट की डिवीजन करके आपको बता दूँ कि ये सब्जेक्ट जो है ये 100 नंबर्स का है। 100 नंबर का ये पेपर होगा। इसके दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 आपका लॉ ऑफ टॉट है, जिसमें से 8 क्वेश्चन में से आप 4 अटैम्प्ट करेंगे, और सेकंड पोर्शन इसका लॉ ऑफ ईजमेंट होगा। ईजमेंट में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में और आपने 2 में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ टॉट एंड ईजमेंट के मुकम्मल सिलेबस के आउटलाइन प्रोवाइड करूंगा। मुकम्मल सिलेबस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पेपर इसी वीडियो में से ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं हम लॉ ऑफ टॉट की तरह, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट आपके पेपर का पहला हिस्सा है, पहला पोर्शन है। इस पोर्शन में से आपने 8 में से कोई से 4 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर कर चुका हूं। आज फिर जब हम इसकी आउटलाइन डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। तो इसमें नंबर 1 में आपको बताता चलूँ, आपने जो क्वेश्चन तैयार करना है वो डेफामेशन है। लॉ ऑफ टॉट के अंदर डेफामेशन क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है आपसे, डेफामेशन होती क्या है ये आपने बताना होता है। डेफामेशन की काइंड्स कितनी है ये वो आपसे पूछ सकता है, या इसके एसेंशियल क्या हैं वो पूछ सकता है। डेफामेशन का जो जनरल ओवरव्यू है वो ये है कि आप किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं किसी बंदे के ऊपर, उसको टारगेट करके उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है डेफामेशन। डेफामेशन के जो एसेंशियल हैं वो ये है कि स्टेटमेंट शुड बी रिलेटेड टू प्लेंटिफ एंड स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। स्टेटमेंट जो है, आप जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट आप उस बंदे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वो फॉल्स होनी चाहिए, झूठी होनी चाहिए, और ये स्टेटमेंट जो है प्लेंटिफ के लिए ही होनी चाहिए। ये कुछ एसेंशियल हैं। उसके बाद इसकी 2 काइंड्स हैं, एक लाइबल, एक सिलेंडर्स। ठीक है, लाइबल जो होता है वो रिटन फॉर्म में होता है। आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट उस बंदे के ख़िलाफ़ इन रिटन फॉर्म, इन वीडियो शेप लिखी हुई हो, वीडियो की शक्ल में हो, तो वो आपकी लाइबल होगी। जबकि सिलेंडर्स के अंदर आपकी तरफ से वर्बल जो डेफामेशन होती है वो होती है। उसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो आपने कर लेने हैं, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन इसमें करना है वो है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस कहते हैं केयरलेस को, लापरवाही को। जब आप लापरवाह हो जाते हैं, आपको अपने राइट्स का नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता कि मैंने केयर कैसे करनी है, तो आप जो है लापरवाह होकर अपना काम कर रहे होते हैं। तो उस लापरवाही के दौरान आपका कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर आप टॉट के तहत अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही नेग्लिजेंस थे, आप खुद ही केयरलेस थे, आप खुद ही जो है वो बेपरवाह थे, लापरवाह थे आप उस काम के बारे में। इसमें वो ज़्यादातर आपसे कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस के बारे में पूछता होता है, या काइंड्स ऑफ नेग्लिजेंस पे बात कर लेता है। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऐसी होती है जिसमें प्लेंटिफ एंड डिफेंडर दोनों ही ज़िम्मेदार होते हैं, दोनों ही लापरवाह होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के अंदर एक पार्टी दूसरे के ऊपर क्लेम लगा देती है कि आपकी वजह से मेरा ये गाड़ी का नुकसान हुआ है, तो आप मुझे जो है वो डैमेजेस पे करें। तो दूसरी पार्टी अब डिफेंस में आ जाएगी, डिफेंस लेगी कि ये कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस थी, दोनों की लापरवाही थी, दोनों की गलती थी, लिहाजा ये आपको डैमेजेस जो हैं वो नहीं मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपने करना है विकेरियस लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी आपको पता है ज़िम्मेदारी को कहते हैं। लाइबिलिटीज़ की जो काइंड्स हैं वो 3 से 4 हैं।
सिविल लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, विकेरियस होती है और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है। लेकिन हमने जो हमारा टॉपिक है वो विकेरियस लाइबिलिटी है। विकेरियस लाइबिलिटी बेसिकली किसी और शख्स की ज़िम्मेदारी जब आपके ऊपर ऐड हो जाती है तो उसको विकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। आपका मुलाजिम है, आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो ड्राइविंग कर रहा है आपके बिहाफ पे, आपके साथ बैठा हुआ है, आपके कहने पे कर रहा है, तो जब उसका कोई फ़ॉल्ट है, उसकी वजह से कोई डैमेज हो गया है, किसी को कोई नुकसान हो गया है, तो आप जो हैं लाइबल हैं। विकेरियस लायबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें वो आपसे जो पूछता होता है वो ज़्यादातर रीज़न ऑफ विकेरियस लायबिलिटी पूछता होता है कि विकेरियस लायबिलिटी किन सूरत हाल के अंदर जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। विकेरियस लायबिलिटी के तहत आप कब अपना क्लेम जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसकी भी कुछ रीज़न्स होती हैं, वो आपने तैयार कर लेनी है। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल जो है वो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट एंड देन जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट। डिस्चार्ज यानी आप टॉर्ट से पीछे किस तरह हट सकते हैं, टॉर्ट का राइट आपसे ख़त्म किस तरह हो सकता है, और जनरल डिफेंसेस क्या हैं टॉर्ट के अंदर। यानी जब आपको कोई बंदा क्लेम करता है कि आपने कोई सिविल रॉन्ग की है, आप मेरा डैमेजेस पे करें, आप जो हैं वो कंपनसेट करें मुझे, तो आप किन किन डिफेंसेस में जा सकते हैं, इनको हम एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। आप कौन कौन से डिफेंस जो हैं वो इसमें ले सकते हैं। अब अगर जनरल रूल देखा जाए लॉ ऑफ टॉर्ट के वाले से, तो जनरल रूल तो ये है कि कोई भी बंदा जब सिविल रॉन्ग कमिट करेगा तो उसको जो है वो कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, वो लाइबल हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन में आप कौन कौन सी हैं, एक लैप्स ऑफ टाइम है, एक इनविटेबल एक्सीडेंट है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नागज़ीर एक्सीडेंट हो गया है जिसके पास बचना ही बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, आप बच ही नहीं सकते थे, तो वो एक्सीडेंट की सूरत में नुकसान हुआ है, तो वो बंदा जो है वो आपका ज़िम्मेदार नहीं होगा। इसकी एग्जांपल हम यूँ दे सकते हैं कि आंधी आई है बहुत ज़्यादा और उस आंधी की वजह से आपके घर से दरख्त की एक शाख टूट के दूसरे घर में जा गिरी है और वहाँ उनके बच्चे खेल रहे थे या उनका कोई भी सामान पड़ा था जिसको उस शाख ने जाके डैमेज कर दिया है, तो अब ये जो है एक डिफेंस है, इससे बचना नामुमकिन था, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। इसको एक्ट ऑफ गॉड में भी हम ले सकते हैं कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड था, ये भी एक डिफेंस है। उसके बाद जुडिशर है, अदालत के कहने पर अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं या जो है वो उसके एग्जेक्टिव के कहने पर कोई एक्टिविटी करते हैं तो भी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, ये भी एक्सेप्शन में कंसीडर किया जाता है। या किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो भी बंदा जो है वो टॉर्ट से डिस्चार्ज हो जाता है। आगे जो क्वेश्चन है वो रेमडीज़ जो है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर दो तरह की रेमडीज़ होती हैं, एक को हम जुडिशल रेमडी कहते हैं, दूसरे को हम एक्स्ट्रा जुडिशल रेमडी कहते हैं। अब जुडिशल रेमडी का तल्लक अदालत से है, जुडिशरी से है, जैसा कि नाम से शो हो रहा है, तो ये रेमडी हम थ्रू अदालत के ज़रिए क्लेम करते हैं, हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, वहाँ से हमें ये रेमडी मिलती है। जबकि एक्स्ट्रा जुडिशल रेमडी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टीज़ की होती है, एग्रीमेंट हो जाता है या बाहर हम ADR के सिस्टम के तहत ये रेमडी क्लेम कर सकते हैं। देन क्वेश्चन है हु कैन नॉट बी स्यूड एंड हु कैन बी स्यूड, ठीक है, कि आप किन के ख़िलाफ़ केस नहीं हो सकता या कौन केस नहीं कर सकते, ये भी हमें पहले पता होना चाहिए कि स्यूड क्या होता है। तो स्यूड जो स्टार्टिंग ऑफ लिटिगेशन प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, इसको हम स्यू कहते हैं। तो किन किन के ख़िलाफ़ आप लॉ ऑफ टॉर्ट में केस नहीं कर सकते या प्रोसीडिंग ऑफ लिटिगेशन जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसमें फॉरेन सोरेंस जो होते हैं, फॉरेन्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हमारे टूर्स पे आए होते हैं, विज़िट पे आए होते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम टॉर्ट का केस नहीं कर सकते। उसके बाद डिप्लोमेटिक एजेंट्स, एम्बेसडर्स हैं, उनके ख़िलाफ़, क्राउन जो बादशाह होता है उसके ख़िलाफ़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ जो है हम केस नहीं कर सकते। देन ट्रेसपास है, रॉन्गफुली आपने किसी को डिस्टर्ब करना है, किसी की जो है रॉन्गफुली लिमिट क्रॉस कर जाना है, बाउंड्री क्रॉस कर जाना है गलत तरीके के साथ, इलीगल वे के साथ। तो ट्रेसपास की भी लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर दो काइंड है, एक ट्रेसपास ऑफ प्रॉपर्टी है और दूसरा ट्रेसपास ऑफ पर्सन है। इसमें ज़्यादातर वो आपसे ट्रेसपास ऑफ पर्सन पूछते हैं। इसमें असॉल्ट
आ जाएगा। साल्ट में अब क्या होता है, साल्ट में जो है वो प्रिपरेशन ऑफ हर्ट होता है, प्रिपरेशन ऑफ इंजरी होता है, लेकिन इंजरी होती नहीं है। जबकि बैटरी के अंदर आपको इंजरी हो जाती है, आपको ना सिर्फ ख़तरा होता है बल्कि रियल में भी इंजरी हो जाती है। तीसरा इसमें जो है वो इम्प्रेजनमेंट है, फॉल्स इम्प्रेजनमेंट है कि आपने किसी बंदे को कन्फाइन किया है, इलीगल कन्फाइन किया है, डिटेन किया है, रिस्ट्रेन किया है, आपने रोक के रखा हुआ है, आपसे बजा के अंदर रखा हुआ है। फिर इसकी भी कुछ रेमडीज़ हैं कि आपको क्या रेमडीज़ मिलेंगी। तो अगर असाल्ट है तो उसके ऊपर भी आपको डैमेजेस मिलेंगे, अगर बैटरी है तो उस पर आपको स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे। जबकि फॉल इम्प्रेजनमेंट हैं तो आप हैबेस कॉर्पस की रिट जो है वो अंडर 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। देन क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूसेंस, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब ये 8 क्वेश्चन हैं, 8 अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह लॉ ऑफ टॉट का पेपर जो है वो आपका इन 8 क्वेश्चन में से लग जाएगा। अब हमारा सेकंड पोर्शन जो है वो है ईजमेंट। ईजमेंट एक्ट, ईजमेंट होता क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए। ईजमेंट बेसिकली राइट होता है किसी दूसरे की ज़मीन पर, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, ठीक है, किसी दूसरे की लैंड पर, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, रेजिडेंशियल लैंड हो सकती है, पब्लिक प्लेस हो सकती है, प्राइवेट लैंड हो सकती है। इसके ऊपर आपका राइट, आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं, ये है राइट ऑफ ईजमेंट। इसमें राइट टू वे हो सकता है, राइट टू वाटर हो सकता है, राइट ऑफ लैंड हो सकता है, राइट ऑफ एयर हो सकता है, ये सारे राइट ऑफ ईजमेंट होते हैं। ईजमेंट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 2 में से आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो इसमें जो है हमने 3 क्वेश्चन हैं वो करने हैं, 3 में से इंशाल्लाह आपका एक कंफर्म है पेपर में आ जाएगा जो आपने सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हाउ टू एक्वायर ईजमेंट राइट, कि ईजमेंट राइट को हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं। इस पे आपने जो है मैं इस पे लेक्चर दे भी चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर पहले भी, और अभी भी मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूँ कि ईजमेंट के जो राइट हैं इसको आपने एक्वायर कैसे करना है, ईजमेंट के राइट को आपने हासिल कैसे करना है, ये राइट आपको कैसे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपने ये करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये राइट आपसे जा कैसे सकते हैं, ख़त्म कैसे हो सकते हैं, लूज़ कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इन राइट्स को ख़त्म करने के लिए ये है कि अगर आपका स्ट्यूट यानी लॉ ऑफ ईजमेंट जो है वही ख़त्म हो जाए तो आपके ये राइट ख़त्म हो जाएंगे। लेप्स ऑफ टाइम है कि आपने ये राइट्स जो हैं वो एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए लिए हुए हैं, गेन किए हुए हैं, और जब वो टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। स्पेसिफाइड पर्पज़ है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ये राइट क्लेम किया था और अब वो पर्पज़ जो है वो कंप्लीट हो गया तो आपका ये राइट ख़त्म हो जाएगा। देन इसमें आ सकता है कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो गई है, किसी जो है दोनों पार्टीज़, ईजमेंट में 2 पार्टीज़ होती हैं, दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए तो भी ये राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने करना है वो काइंड्स ऑफ ईजमेंट है, तो इसकी काइंड्स के ऊपर भी आपने जो है वो फोकस करना है क्योंकि अक्सर वो काइंड्स भी इसकी पूछ लेता होता है। आपको जो ये 3 क्वेश्चन हैं तीनों का एक और थोड़ा सा फार्मूला बता दूं करने का, तीनों ही ईजमेंट के रिलेटेड हैं। आपने इन तीनों के अंदर इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, डेरिवेशन जो है वो सेम रखना है क्योंकि आपने पेपर में अटैम्प्ट एक ही क्वेश्चन करना है। आप जब वो सेम रखेंगे तो आपको पीछे याद क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको मोड ऑफ एक्वायरिंग ईजमेंट है, नीचे मोड ऑफ लूजिंग ईजमेंट है और थर्ड पे काइंड्स। ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है सिर्फ, और आपके तीनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इनमें से आपका पेपर इंशाल्लाह 100% आ जाएगा। टोटल हमने इस टाइम तक जो क्वेश्चन किए हैं दोनों सब्जेक्ट के, दोनों पोर्शंस के, वो 11 क्वेश्चन हैं। इन 11 क्वेश्चन में से आपका पेपर जो है वो 100% श्योर है कि आपका पेपर लग जाएगा। अगर ये 11 क्वेश्चन आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।